हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नस्कोप आईटी। तो आज हम देखने वाले हैं BCS 051 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। और ये जो क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं, जो कि आपके समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होंगे और ये आपके एग्जाम में आपकी बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे वो 100% इन्हीं में से आएंगे। ठीक, ये वीडियो का पहला पार्ट होने वाला है, इसके बाद आप सेकंड पार्ट भी है, इन दोनों को देख लीजिएगा, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ कई सारे एग्जाम के लिए, और इसके साथ आपको PDF भी एक प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो बिना देरी करें वीडियो को करते हैं शुरुआत। चलिए शुरू करते हैं। Level up your skills, one video at a time. Let's go. तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन होने वाला है व्हाट इज SRS। SRS क्या है? तो SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द कंप्लीट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। इट इंक्लूड्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सिस्टम फीचर्स, यूजर नीड्स एंड कंसंट्रेट्स। इट हेल्प डेवलपर एंड क्लाइंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू। SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है? एक तरीके का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या होता है सॉफ्टवेयर की सभी आवश्यकताओं को विस्तार में बताया जाता है। इट इंक्लूड फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सिस्टम फीचर्स, यूजर नीड्स एंड कंसंट्रेट। मतलब इसमें कई सारी निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि फंक्शनल चीज़ हो गई, नॉन फंक्शनल चीज़ हो गई। फंक्शनल रिक्वायरमेंट चीज़ कौन कौन सी होती है? सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता से जुड़ी बातें, जैसे परफॉर्मेंस क्या, उसकी सिक्योरिटी क्या, यूजेबिलिटी आदि, ये सारी क्या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। बात करें सिस्टम फीचर्स की, जैसे कि इनमें किन किन सुविधाओं को सपोर्ट करेगा, इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं। यूजर्स नीड मतलब उपभोक्ता कह लो, उपयोगकर्ता कह लो, ये यूज़र कह लो, ठीक एक ही बात है कि उसमें सॉफ्टवेयर की क्या अपेक्षा है। जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ, मेरी अपेक्षा रहेगी सॉफ्टवेयर के लिए ऐसे ऐसे काम करेगा। ठीक, मेरी भी तो ज़रूरत है, यूज़र की ज़रूरत है, मैं किस लिए सॉफ्टवेयर परचेज करूँगा, तो उसी के बारे में। कंसंट्रेट्स बाधा या सीमाएँ कि मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या बाधा आ सकती हैं, किन सीमाओं के अंदर रहकर सॉफ्टवेयर को बनाना है। जैसे कि बजट एक बात हो सकती है, हमारा पास अगर कम बजट है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट हो सकती है। टाइम और प्लेटफॉर्म आदि। ठीक, अगर इसके महत्व की बात करें, SRS दस्तावेज डेवलपर और क्लाइंट दोनों के लिए ये समझाने में मदद करता है कि सॉफ्टवेयर को क्या करना है और कैसे करना है। ये आपकी मेन लाइन है, सॉफ्टवेयर को क्या करना है और कैसे करना है, ये मदद करता है डेवलपर और क्लाइंट दोनों को समझने में। इसमें गलतफहमी नहीं होती, विकास की प्रक्रिया भी इसमें सही दिशा में चलती है, मतलब सही ओर चलती है, सही दिशा में चलती है। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन कह लीजिए, पहले वाले क्वेश्चन में कह लीजिए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज बेनिफिट्स ऑफ गुड SRS। ये क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज SRS, ये आपसे अकेला नहीं पूछा जाएगा, इसमें दो पार्ट्स में करके पूछा जाएगा, क्योंकि 10 से 15 नंबर के 10 से 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज और बेनिफिट्स का मीनिंग क्या सेम ही है। अगर बात करें इसके आंसर की, तो एक गुड SRS शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मतलब कि क्या है, एक गुड जो SRS है उसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूड रहती है, जैसे कि वो पहला करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, मॉडिफाइबल होना चाहिए और ट्रेसेबल होना चाहिए। अगर इससे बात करें करेक्ट में क्या होना चाहिए, ऑल रिक्वायरमेंट्स आर एक्यूरेट। मतलब जो पहली जो भी इसमें एलिमेंट्स आपने इंक्लूड करे हैं वो सभी बातें उसमें क्या होनी चाहिए, जरूरत बिल्कुल सही और सटीक लिखी होनी चाहिए। दूसरा कंप्लीट, सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर क्या फीचर होंगे, क्या क्या काम करेंगे, ये सभी बातें भी पूरी तरह से उसमें लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कंसिस्टेंट, मतलब किसी भी पॉइंट में आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, सभी बातें एक दूसरे से मेल खानी चाहिए। अनएम्बिगियस मतलब साफ और स्पष्ट, हर बात साफ और आसान भाषा में लिखी होनी चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। परीक्षण योग्य वेरीफाइबल, हर जरूरत या फीचर को टेक्स्ट किया जा सके वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है संशोधित करने योग्य मॉडिफाइबल, मतलब जरूरत पड़ने पर डॉक्यूमेंट को आसानी से बदला, एडिट या अपडेट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेस करने योग्य ट्रेसेबल, मतलब हर जरूरत की जो है उसके स्रोत सोर्सेज, उसमें सोर्सेज क्या है से जुड़ा जा सके, यानी ये पता चल सके कि जरूरत क्यों रखी गई थी। ठीक, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप भी BCS 051 की तैयारी कर रहे हैं तो ये PDF आपके लिए एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इसमें आपको मिलेंगे 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो भी डायग्राम के साथ। इसमें सारी चीज़ें शॉर्ट, इजी और एग्ज़ाम फोकस्ड हैं। बस ₹19 में डाउनलोड करो, अभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डेवलप एन SRS फॉर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम यूजिंग IE फॉर्मेट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये भी। और ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, या तो ये ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पूछ सकते हैं आपसे, या फिर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन
या फिर ऑनलाइन शॉपिंग या हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिगार्डिंग के, ठीक। इन चारों में से आपसे क्वेश्चन 100% पुटअप कर जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के लिए आई फॉर्मेट के एसआरएस तैयार कीजिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, परिचय लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे जो भी टॉपिक वाला है, जैसे कि हमारा क्या एडमिशन सिस्टम, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, तो हम इसके रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे इसका पर्पस, कि इसका पर्पस क्या बनाने का। तो दिस एसआरएस डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स फॉर एन ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम यूज्ड बाय स्टूडेंट टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन स्कूल एंड कॉलेज। कि ये जो एसआरएस है क्या डिस्क्राइब करेगा रिक्वायरमेंट्स, ये एक तरीके का, ये क्या हो गया आपका ऑनलाइन उसका, ये एक डॉक्यूमेंट है और ऑनलाइन सिस्टम के बारे में है, जिसमें क्या होगा, छात्र इंटरनेट के जरिए एडमिशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतलब कि ये जो भी ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है किसके लिए, मेनली ये स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट ही तो अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, ठीक। सेकंड 1.2 में हम इसमें लिखेंगे स्कोप, इसका स्कोप क्या है, द सिस्टम विल अलाउ स्टूडेंट टू, मतलब जो सिस्टम है वो स्टूडेंट्स को अलाउ करेगा। रजिस्टर ऑनलाइन, इसमें हम रजिस्टर कर पाएंगे, फिल एडमिशन फॉर्म कर पाएंगे, जो भी हमारी बेसिक नीड्स होती है, बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है एडमिशन की, वो सभी के बारे में लिखेंगे, जैसे रजिस्टर ऑनलाइन करना, फिल एडमिशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब कि वो सक्सेड हुआ है या फेल्ड हो गया या पेंडिंग है किसी उसमें, रिसीव एडमिशन कंफर्मेशन, मतलब कि रिसीव करना कि हमारा एडमिशन हुआ या नहीं हुआ है। इट विल बी यूज बाय स्टूडेंट, एडमिन स्टाफ एंड फैकल्टी, मतलब ये जो वेबसाइट सॉफ्टवेयर है ये आपका स्टूडेंट भी इस्तेमाल कर सकता है, एडमिन स्टाफ और फैकल्टी भी, ठीक। ये सिस्टम छात्र, स्टाफ और फैकल्टी सभी के लिए उपयोगी होगा। इसमें नेक्स्ट लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, एप्लीकेंट, स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर एडमिशन, एडमिन के बारे में लिखेंगे, पर्सन मैनेजिंग द सिस्टम, पोर्टल, ऑनलाइन एडमिशन वेबसाइट, ठीक। फिर 2 पॉइंट में लिखेंगे इसके ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, मतलब ओवरऑल जितना भी हमारा उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, सामान्य विवरण, जैसे कि पहले उसमें लिख दिया हमने प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में, जैसे कि दिस सिस्टम इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन कनेक्टेड टू अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 2.2 में प्रोडक्ट फंक्शंस, कि उसके फंक्शन क्या क्या, जैसे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लॉगिन हो गया, फॉर्म फिलिंग हो गया, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन हो गया, जिससे हम पेमेंट वगैरह ऑनलाइन करते हैं, जैसे कि रेजर पे वन ऑफ द एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। एप्लीकेशन ट्रैकिंग हो गई, इसका स्टेटस वगैरह चेक करने के लिए, एडमिन पैनल टू अप्रूव रिजेक्ट एप्लीकेशन, ठीक। अब एडमिन पैनल अप्रूव क्या, कि वहाँ से चेक करके रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें लिखेंगे यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके यूजर कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से बेसिक रहेंगे, बेसिक कंप्यूटर इंटरनेट नॉलेज रहेगा, एडमिन शुड हैव नॉलेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस। फिर 2.4 में लिखेंगे कंसंट्रेंट, मतलब इसमें क्या क्या बात आ सकते हैं, सिस्टम शुड रन ऑन द वेब ब्राउजर अवेलेबल 24/7, ये इन कामों करने में बाधा आ सकती है, ठीक। सिक्योर हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट डाटा, मतलब कि जो डाटा उसको भी सिक्योर करना एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट हो सकती है, कंसंट्रेंट सॉरी। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, विशेष आवश्यकता है। 3.1 में हम सबसे पहले क्या लेंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिख देंगे, रिक्वायरमेंट आईडी डिस्क्रिप्शंस, एफआर स्टूडेंट कैन रजिस्टर एंड लॉगिन, ठीक। ये यहाँ से थोड़ी सी इसमें क्या हो गई, दिक्कत आ गई, ये अगर आप लिख सके तो इसके नीचे से लिखेंगे, जैसे FR1 स्टूडेंट कैन रजिस्टर हो गया एंड लॉगिन हो गया, फिर FR2 नीचे से लिखना आपको, यहाँ से स्टूडेंट कैन फिल एंड सबमिट द एडमिशन फॉर्म, ठीक। फिर FR3 हो गया स्टूडेंट कैन अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, फिर FR4 हो गया एडमिन कैन व्यू एंड मैनेज द एप्लीकेशंस, मतलब एडमिन उसे अच्छी तरीके से देख सकता है और मैनेज कर सकता है। FR5 में क्या होगा, सिस्टम सेंड कंफर्मेशन ईमेल टू स्टूडेंट, सिस्टम जो है जैसे कि रेजर पेयर में क्या होता है, कई बार PDF वाला ऑप्शन रहता है कि आप परचेज करते हो, फिर वो आपको ईमेल पे मैसेज करते हैं कंफर्मेशन के लिए, कई बार हम कहीं भी जाते हैं तो उस पर हमें मेल आता है, तो उसी तरीके से इसकी कंफर्मेशन ईमेल पे सेंड हो जाएगी, जैसे ही वहाँ पे आप पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे, ठीक। ईमेल टू स्टूडेंट्स। फिर 3.2 में लिखेंगे हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं। पहला हमारा परफॉर्मेंस शुड सपोर्ट 1000+ यूजर एट ए टाइम, मतलब जो भी उसकी है वो वेबसाइट अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा कि 1000 इस यूजर एट ए टाइम से यूज कर सकें। सिक्योरिटी, ऑल डाटा शुड भी इंक्रिप्टेड होना चाहिए उसमें। यूजेबिलिटी, सिंपल यूआई होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए जो समझ में ही ना आए, ठीक। इजी नेविगेशन, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, 99.9% क्या होना चाहिए, अप टाइम होना चाहिए उसमें। 4th पॉइंट में लिखे एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, यूजर इंटरफेस होना चाहिए, वेब बेस्ड फॉर्म्स होने चाहिए, डैशबोर्ड फॉर एडमिन होना चाहिए, स्टेटस पैनल फॉर स्टूडेंट्स होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स है वो अपना स्टेटस देख सके, ठीक। 4.2 में हार्डवेयर इंटरफेस, सर्वर विद द डाटाबेस एंड होस्टिंग सपोर्ट कंपेटेबल विद डेस्कटॉप एंड मोबाइल ब्राउजर, मतलब डेस्कटॉप और मोबाइल ब्राउजर दोनों में वो सपोर्ट होना चाहिए, कंपेटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट 4.3 में सॉफ्टवेयर इंटरफेस, मतलब वेब ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स एसेट्रा, इन सब के बारे में बात कर रखा है वेब ब्राउजर, ठीक।
इसमें MySQL डाटाबेस बैकएंड मतलब आपने क्या क्या इस्तेमाल करा है, उसके बारे में बता सकते हैं आप। अदर रिक्वायरमेंट शुड फॉलो गवर्नमेंट एजुकेशन अथॉरिटी गाइडलाइंस, ये मतलब कि जो भी है आपका सॉफ्टवेयर, ये वेब ब्राउज़र जो भी आप बनाया आपने सॉफ्टवेयर, ये क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह को सबकी गाइडलाइन को फॉलो करके होना चाहिए। शुड मेंटेन लॉग्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ फॉर ऑडिट पर्पस, इस सब सारे लॉग्स और एक्टिविटीज़ को ऑडिट के पर्पस से मेंटेन होना चाहिए। ठीक, ये एसआरएस, अगर इसकी एक समरी के छोटे से बताऊं तो ये एसआरएस एक सिस्टम का विवरण देता है जिससे विद्यार्थी क्या होता है आसानी से ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर सके और एडमिन भी पूरे प्रोसेस को आसानी से संभाल सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द वाटरफॉल मॉडल विद एन एग्जांपल, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में सवाल के आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक, आंसर वाटरफॉल मॉडल, इट इज ए लीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल वेयर ईच फेज इज अ कंप्लीट वन आफ्टर अनदर। मतलब वाटरफॉल मॉडल क्या है कि इट इज अ लीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल वेयर ईच फेज इज कंप्लीटेड वन आफ्टर अनदर। मतलब वाटरफॉल मॉडल एक बेसिकली वो है जिसमें क्या होता है पहले एक फेज कंप्लीट होता है फिर वो दूसरे पे जाता है। अगर इसकी फ्रेजेस मतलब कि फ्रेजेस की बात करें तो कौन कौन से हैं इसके फेजेस होंगे, रिक्वायरमेंट गैथरिंग, सेकंड होगा सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, फोर टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जैसे कि डिप्लॉइंग ए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, सबसे पहले क्या होगा फर्स्ट गैथर रिक्वायरमेंट्स, फिर सेकंड होगा डिजाइन द सिस्टम्स, फिर होगा थर्ड होगा राइट द कोड, टेस्ट, डिप्लॉय इन स्कूल, मेंटेन रेगुलरली। ये 1 बाय 1 गया, पहले इसने गैथरिंग रिक्वायरमेंट्स करा, फिर डिजाइन द प्रोसेस, ऐसी राइट कोड, टेस्ट, डिप्लॉय इन स्कूल, मेंटेन रेगुलरली, 1 बाय 1 जाएगा। ये एडवांटेज होंगे इसकी, पहला एडवांटेज होगी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होगा, मतलब कि सबके समझने में बहुत आसान होगा। सेकंड पॉइंट होगा इजी टू मैनेज ड्यू टू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस। थर्ड होगा बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स विद क्लियर रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए भी इजी होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो नॉट फ्लेक्सिबल, हार्ड टू गो बैक टू द प्रीवियस स्टेज, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। थर्ड होगा इसका लेट टेस्टिंग में कॉज इशू टू बी फाउंड टू लेट। हिंदी में वाटरफॉल मॉडल क्या है, एक उदाहरण के साथ समझाइए इसके फायदे और नुकसान। ठीक, वाटरफॉल मॉडल एक सीधी रेखा जैसा है जिसमें क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, इसमें हर एक स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद पूरा किया जाता है, जैसे कि एक स्टेप खत्म होने के बाद अगला शुरू किया जाता है। जैसे कि इसके फेजेस हैं, वाटरफॉल मॉडल के चरण कह लो, फेजेस कह लो। रिक्वायरमेंट गैथरिंग, जरूरत इकट्ठा करना, जिसमें क्या होता है क्लाइंट से सॉफ्टवेयर की सारी जरूरतें समझी जाती हैं। सिस्टम डिजाइन बनाना, सॉफ्टवेयर का ढांचा और प्लान तैयार किया जाता है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग, इसमें क्या होता है जो डिजाइन बना है उसके अनुसार प्रोग्रामिंग की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टिंग, जांच करना, सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। डिप्लॉयमेंट, लॉन्च करना, कि जो सॉफ्टवेयर है ये यूजर के लिए चालू कर दिया जाता है। ठीक, इसमें डिप्लॉयमेंट में क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, इसमें लिखा हुआ सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया सॉफ्टवेयर को यूजर्स के लिए चालू कर दिया जा सकता है कि अब ये यूज करने के लिए रेडी है। मेंटेनेंस, रख रखाव करना, समय समय पर सुधार और अपडेट किया जाता है। फिर इसके एग्जांपल्स बताऊं, स्कूल मैनेजमेंट बनाना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ज़रूरतों को पूरा करो, फिर डिज़ाइन बनाओ, कोड लिखो, टेस्ट करो, स्कूल में चालू करो और समय समय पर सुधार करो। वाटरफॉल मॉडल के फायदे कौन कौन से हैं, सरल और समझने में आसान है, हर स्टेप एक के बाद एक चलता है इसीलिए मैनेज करना आसान होता है। छोटे प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा है जिनकी ज़रूरत पहले से साफ हो। ठीक, नुकसान है इसके, लचीलापन नहीं होता, नॉट फ्लेक्सिबल होता है, फिर एक बार कोई स्टेप हो जाए तो पीछे जाना मुश्किल होता है, बड़े और जटिल प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है ये, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए गुड है। टेस्टिंग बहुत देर में होती है जिसमें कोई बड़ी गलतियां आखिर में पता चलती हैं। ठीक, ये टेस्टिंग इसके लास्ट में, तो इसमें जो हमारे जो प्रीवियस मिस्टेक हो चुकी है वो भी, जिससे क्या होता है कई बड़ी गलतियां में आखिर में ही पता चलती हैं, फिर जब जाके हम इसे सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द स्पाइरल मॉडल विद एन एग्जांपल, व्हाट आर इट्स प्रोस एंड कंसंट्रेट्स कंपेयर्ड टू वाटरफॉल। मतलब मॉडल्स के उदाहरण सही समझाइए कि वाटर मॉडल की तुलना में इसके फायदे और नुकसान क्या है ये बताएं। स्पाइरल मॉडल, द स्पाइरल मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल दैट कंबाइन डिजाइन प्लस प्रोटोटाइप प्लस टेस्टिंग इन अ साइक्लिंग स्पाइरल वे। मतलब क्या इसमें ईच लूप स्पाइरल है 4 स्टेजेस, मतलब कि जो उसके लूप्स होते हैं अभी आपको डायग्राम में बताऊंगा, तो उसके चार वो होते हैं स्टेजेस। सबसे पहले प्लानिंग, रिस्क एनालाइजिंग, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, रिव्यू एंड नेक्स्ट स्पाइरल। एक ऐसा सॉफ्टवेयर मॉडल है जिसमें काम को घूमते हुए चक्र स्पाइरल की तरह
किया जाता है। हर चक्र स्पाइरल में 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? योजना बनाना, प्लानिंग, रिस्क का विश्लेषण, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट और टेस्टिंग, रिव्यू करके अगले स्टेज पर जाना, एवोल्यूशन है नेक्स्ट स्पाइरल। ठीक, मान लो इसके एग्जांपल है, मान लो एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। पहले एक छोटा सा इसका प्लान होगा, रिस्क चेक करें, फिर उसका टेस्ट करो कि क्लाइंट, फिर उस नेक्स्ट क्लाइंट को दिखाओ, फिर अगला हिस्सा बनाओ। ऐसे करते हुए पूरा एक सिस्टम क्या होता है? रेडी होता है, तैयार होता है। फिर अगर इसके प्रोज ऑफ स्पाइरल मॉडल फायदे की बात करें तो ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। वाटरफॉल मॉडल हमारा क्या था? वो नॉट फ्लेक्सिबल था, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। चेंज कैन बी मेड इन एवरी साइकिल, रिस्क हैंडलिंग, आइडेंटिफाइज एंड सॉल्व रिस्क क्लियर अर्ली। मतलब क्या होता है? ये रिस्क को आइडेंटिफाई जल्दी कर लेता है और उसको सोल्व, मतलब उससे सोल्व कर देता है उससे जल्दी। बेस्ट ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, मतलब वो हमारे लिए क्या था? वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए क्या था? नॉट प्रॉफिटेबल, मतलब ज्यादा फायदेमंद नहीं था ये। लेकिन ये क्या है? ये बेस्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, मतलब ये बेस्ट है बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए। इसमें एक बार और बता देता हूँ आपको, जिसमें लचीलापन है, फ्लेक्सिबल है, हर एक चरण में बदलाव कर सकते हैं, रिस्क जल्दी पता चल जाता है इसमें और उसे दूर किया जा सकता है। बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए क्या है? बेहतर है। लेकिन इसके नुकसान क्या है? कंसंट्रेट्स ऑफ स्पाइरल मॉडल कॉस्टली है एंड टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर्स स्किल टीम, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। महंगा और समय लेने वाला मॉडल है, अनुभवी टीम की जरूरत होती है, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ये सही नहीं है। अब कंपेयर करके देखते हैं किससे? इस मॉडल को वाटरफॉल मॉडल से। कंपैरिजन विद वाटरफॉल मॉडल। पहले प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वन टाइम करता है ये, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चलता है ये। और स्पाइरल मॉडल क्या होता है? रिपीटेड साइकिल में होता है, मतलब गोल में। फ्लेक्सिबिलिटी है, रिग नॉट फ्लेक्सिबल, मतलब ये नॉट फ्लेक्सिबल होता है और ये स्पाइरल मॉडल हमारा फ्लेक्सिबल होता है। रिस्क मैनेजमेंट होता है, नो प्रॉपर रिस्क हैंडलिंग, मतलब वाटरफॉल में नो प्रॉपर रिस्क हैंडलिंग होता है और इसमें रिस्क इज हैंडल अर्ली। प्रोजेक्ट टाइप की बात करें तो स्मॉल एंड सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है वाटरफॉल मॉडल, और ये लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए स्पाइरल मॉडल। आज आप सबको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप अपना क्वेश्चन जो भी है वो कमेंट सेक्शन में बिना डाउटफुल आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक, और जब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जांपल द प्रोटोटाइप मॉडल विद एन एग्जांपल, व्हाट आर इट्स प्रोज एंड कंसंट्रेट्स। प्रोटोटाइप मॉडल का उदाहरण से समझाइए और इसके फायदे और नुकसान क्या है। आंसर, प्रोटोटाइप मॉडल क्या है? तो प्रोटोटाइप मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट model where a rough working model prototype of software is created first. This prototype is shown to the client for feedback. Based on the feedback, improvement are made until the final system is developed. प्रोटोटाइप मॉडल पहले से एक प्रारंभिक नमूना तैयार किया जाता है जो कि एक असली सिस्टम को एक छोटे वर्जन होता है। इससे क्या होता है? इसे एक क्लाइंट को दिखाया जाता है और उनकी राय के अनुसार बार बार सुधार किया जाता है। जब क्लाइंट संतुष्ट हो जाता है तो तब फाइनल में सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक, इसके एग्जांपल बात करें कि मान लो एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बनानी है। ठीक, उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले एक सिंपल ऐप बनाई जाती है, फिर उसके बाद जिसमें बस लॉगिन, प्रोडक्ट लिस्ट और ऑर्डर बटन हो। क्लाइंट इसे देखता है और कहता है कि फिल्टर ऑप्शन भी चाहिए और डिलीवरी ट्रैकिंग जोड़ो। फिर नए फीचर्स जोड़कर बेहतर वर्जन बनाते हैं। ऐसे करते करते फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। अगर इसके फायदे की बात करें तो यूजर सी ए वर्किंग मॉडल अर्ली, यूजर को शुरू में ही एक काम करने वाला सिस्टम दिखता है। इजी टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट, जरूरतें सही से समझ आती हैं। रिड्यूस रिस्क ऑफ रिजेक्शन, क्लाइंट की संतुष्टि बढ़ती है और रिजेक्शन का खतरा कम होता है। फीडबैक बेस्ड इंप्रूवमेंट, हर स्टेप पर फीडबैक से सुधार होता है। ठीक, तो इस और साथ ही साथ इसके नुकसान कौन कौन से? कंसंट्रेट कौन से होने वाले? टाइम कंज्यूमिंग ड्यू टू रिवर्क, बार बार बदलाव करने से समय ज्यादा लगता है। कैन इंक्रीज कॉस्ट, कई बार लागत इसमें बढ़ जाती है। यूजर में एक्सपेक्ट फुल सिस्टम टू अर्ली, यूजर को लगता है कि प्रोटोटाइप ही फाइनल सिस्टम है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्रोजेक्ट, हर तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए सही नहीं होता। ठीक, व्हेन, अब ये बता रहा कि हमें ये जो प्रोटोटाइप मॉडल है कब उपयोग करना चाहिए। व्हेन टू यूज प्रोटोटाइप मॉडल्स, जब क्लाइंट को सही जरूरत खुद ही समझ नहीं है, जब हमें यूआई यूएक्स लुक एंड फील्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जब बार बार फीडबैक लेना जरूरी हो, तो हमें प्रोटोटाइप मॉडल को यूज करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक्सप्लेन द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट रेड मॉडल एंड इट्स प्रोज एंड कंसंट्रेट्स। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए और आगे इसको चालू करते हैं।
तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट रेड मॉडल को समझाइए, इसके फायदे और नुकसान क्या है। व्हाट इज रेड मॉडल? द रेड रैपिड एक्शन मॉडल is a software development approach that focuses on a quick development using prototype, user feedbacks and reusable component. Is it best for project that needs to be delivered fast and with active user involvement? मतलब कि एक रेड मॉडल एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें बहुत जल्दी रैपिड काम किया जाता है। इसमें प्रोटोटाइप, यूजर की राय और पहले से बने हुए मॉड्यूल कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके जल्दी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। इसके चरण कौन कौन से हैं? रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है, जरूरत तय करना, यूजर डिजाइन, यूजर से मिलकर डिजाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन, तेज कोडिंग और डेवलपमेंट, कट ओवर, फाइनल टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट। उदाहरण इसके, मान लो एक कॉलेज को इवेंट रजिस्ट्रेशन ऐप चाहिए। सबसे पहले क्या करें? पहले जरूरत तय करो, फिर यूआई का एक छोटा प्रोटोटाइप बनाओ, फीडबैक लो और तुरंत उसमें क्या करो? सुधार करो। कुछ ही हफ्तों में फाइनल सिस्टम तैयार हो सकता है। यह तैयार हो ही जाएगा। आप उससे अगर उसमें कुछ चेंज करवाने वाला होगा तो आपके क्लाइंट आपको बता ही देंगे। ठीक। प्रोस ऑफ रेड मॉडल्स, फायदे मतलब इसकी क्या क्या फायदे हैं? वेरी फास्ट डेवलपमेंट, मतलब उसकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर तैयार होता है इसमें। और बता दूं, इसमें मैंने आपको एक भी डायग्राम शो नहीं कर रखा, क्योंकि डायग्राम आपको जितने भी मिलने वाले हैं वो सारे पीडीएफ में मिलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड डायग्राम होने वाले हैं कि अगर आप उन डायग्राम को एक बार ही देख लोगे तो आपको ये ईजिली, बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। ठीक। तो उसमें इससे भी छोटे शॉर्ट वे में आंसर लिखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है और डायग्राम बहुत इजी बना देते हैं उसे। वो भी हिंदी और इंग्लिश आपके दोनों में होने वाले हैं और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसके फायदे की बात करते हैं। वेरी फास्ट डेवलपमेंट, बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर तैयार होता है। फ्रीक्वेंट यूजर फीडबैक, यूजर की राय से बेहतर रिजल्ट है। रीयूजेबल कंपोनेंट, सेव टाइम, बार बार इस्तेमाल होने वाला मॉड्यूल है, समय की बचत है इसमें। लेस डॉक्यूमेंटेशन नीडेड, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम होते हैं इसमें, ये बहुत कम चाहिए। कंसंट्रेट ऑफ रेड मॉडल, इसके नुकसान क्या क्या है? इंग्लिश में, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए ये सही नहीं है। रिक्वायर्स स्किल एंड फास्ट डेवलपर, तेज और अनुभवी डेवलपर्स की जरूरत इसमें होती है। क्लाइंट मस्ट बी अवेलेबल रेगुलरली, क्लाइंट को हर स्टेप पर उपलब्ध रहना होता है इसमें। पुअर डिजाइन में क्योर ड्यू टू स्पीड्स, जल्दबाजी में डिजाइन खराब हो सकता है इसमें। ठीक। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द जीरो एंड फर्स्ट लेवल डीएफटी फॉर एन ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम्स। ये सारी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 100% पुट अप करा जाता है। इसमें आपके थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के लिए जीरो और फर्स्ट लेवल डीएफटी बनाए। तो व्हाट इज डाटा फ्लो डायग्राम? डीएफटी क्या है? डीएफटी शो हाउ डाटा मूव्स थ्रू अ सिस्टम, मतलब डीएफटी ये दिखाता है कि डाटा सिस्टम कैसे बहता है। तो लेवल जीरो डीएफटी कॉन्टेक्स्ट लेवल, इट्स गिव ए हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम, ओनली वन प्रोसेस इज शो। ये सिस्टम एक उच्च स्तरीय दृश्य दिखाता है और सिस्टम एक प्रोसेस होता है। एक्सटर्नल एंटिटीज लाइक स्टूडेंट एंड एडमिन्स इंटरेक्ट विद द सिस्टम, इसमें क्या है? इसमें ज़्यादा बीच में एंटिटीज नहीं होती, इसमें स्टूडेंट और एडमिन ही डायरेक्ट क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जीरो लेवल वाले में। इट शो द बेसिक फ्लो, स्टूडेंट सबमिट एप्लीकेशन, एडमिट रिव्यू एंड सिस्टम गिव कंफर्मेशन, मतलब ये बेसिक फ्लो दिखाता है। छात्र एप्लीकेशन देता है, एडमिशन समीक्षा करता है और उसमें क्या होता है? सिस्टम की पुष्टि देता है। ठीक। लेवल जीरो डीएफटी डायग्राम टेक्सचुअल फॉर्म, जैसे कि ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसमें भी डायग्राम नहीं है। तो सबसे पहले क्या है? स्टूडेंट है, फिर क्या है? उसने यहाँ से ऑनलाइन एडमिशन के लिए परमिशन ली, फिर वो यहाँ से एडमिट पे गया और फिर वहाँ से कंफर्मेशन आई, कंफर्मेशन स्टेटस। ठीक। लेवल वन डीएफटी डिटेल प्रोसेस, इट ब्रेक्स द सिस्टम इनटू द मेन सब प्रोसेस, मतलब उसमें क्या वो डायरेक्ट एडमिन से होता है, इसमें वो सब प्रोसेस में से बांट देता है, ये सिस्टम को मुख्य उपक्रिया में बांटता है। शो हाउ डाटा इज स्टोर्ड एंड फ्लो बिटवीन प्रोसेसेस, ये दिखाता है कि डाटा कैसे प्रोसेस के बीच में डाटा प्रोसेस में बहता है। थर्ड पॉइंट है, इंक्लूड्स डाटा स्टोर्स लाइक स्टूडेंट डाटाबेस एंड एडमिशन रिकॉर्ड्स, इसमें डेटा स्टोर होता है जैसे छात्र डेटाबेस और एडमिशन रिकॉर्ड्स। ठीक। लेवल वन डीएफटी प्रोग्राम टेक्सचुअल फॉर्म, मतलब कि ये भी टेक्स्ट में लिख रखा मैंने। सबसे पहले स्टूडेंट क्या है? वो सबमिट एप्लीकेशन करेगा, उसके बाद स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाएगा, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होगा, चेक एलिजिबिलिटी होगा कि एलिजिबल स्टूडेंट या नहीं है, फिर जनरेट कंफर्मेशन होगा, एडमिशन रिकॉर्ड चेक कराएगा स्टूडेंट, फिर एडमिन। ठीक। इसी तरीके से होगा। अगर इसकी समरी के बारे में बात करें तो डीएफटी शो द फ्लो ऑफ द डाटा इन अ सिस्टम, डीएफटी ये दिखाता है कि सिस्टम में डाटा कैसे बहता है। लेवल जीरो शो अ सिंगल प्रोसेस विद एक्सटर्नल एंटिटीज, लेवल जीरो एक ही प्रोसेस को बाहरी इकाइयों के साथ दिखाता है। ठीक।
लेवल 1 ब्रेक्स द मेन प्रोसेस इनटू सब प्रोसेस। लेवल 1 में मुख्य प्रोसेस को उप प्रक्रियाओं में विभाजित किया जाता है। ठीक, अगर बात करा जाए लेवल 1 में क्या है कि जैसे कि लेवल 0 में क्या होता है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है स्टूडेंट टू एडमिन। इसमें उसमें उपक्रिया में मतलब कि बीच में छोटे छोटे प्रोसेस सब प्रोसेस में से डिवाइड कर देता है। ठीक, एक्सटर्नल एंटिटीज स्टूडेंट्स एडमिन, इसमें बाहरी इकाई छात्र एडमिन, ये इसमें एक्सटर्नल एंटिटीज होती हैं इसमें दोनों में ही, कि स्टूडेंट भी होगा एडमिन भी होगा। डाटा स्टोर स्टूडेंट डाटाबेस एडमिशन रिकॉर्ड्स, ये वही डाटा स्टोर छात्र डाटाबेस एडमिशन रिकॉर्ड्स, ये सारे भी बीच में आप यूज करेंगे। जैसे कि इसमें क्या है, सबसे पहले डायग्राम है आपका लेवल 0 का। इसमें क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट है। ठीक, अभी क्या हमारा ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है, तो स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन के लिए सीधे किससे करेगा कॉन्टैक्ट, एडमिन से। बीच में एप्लीकेशन डिटेल देगा, लॉगिन इन्फॉर्मेशन। ठीक, यहाँ से फिर उसे कंफर्मेशन स्टेटस इसे पता चल जाएगा कि ऑनलाइन एडमिशन हुआ या नहीं हो रहा। अब इसी के साथ अगर लेवल 1 की बात करा जाए तो इसमें बीच में सब प्रोसेस जोड़ दिए जाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट है, उसने सबमिट एप्लीकेशन करा, फिर वेरीफाई होगा, चेक स्टेटस होगा, फिर रजिस्टर टू एडमिन होगा, फिर बाद में एप्लीकेशन डेटा पता चलेगा। ठीक, इसमें ये सब प्रोसेस होगा बीच में उसके। और इसमें क्या था, इसमें लेवल 0 वाले में, 0 लेवल में आपका डायरेक्ट था। ठीक, स्टूडेंट अगर आप इसमें क्वेश्चन में ये डायग्राम भी लिखते हैं तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसमें भी आपको मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला आपका, एक्सप्लेन ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेक्सटिंग विद एन एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेक्सटिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग होने वाला है आपका, ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग इज अ टेस्टिंग मेथड वेयर द इंटरनल कोड और स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट नोन टू द टेस्टर। फोकस इज ऑन इनपुट एंड आउटपुट बिहेवियर। टेस्टर चेक व्हाट द सिस्टम शुड डज, नॉट हाउ इट डज इट। मतलब ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग एक ऐसी टेक्सटिंग तकनीक है जिसमें क्या होता है, टेस्टर और प्रोग्राम इंटरनल कोड या स्ट्रक्चर नहीं पता होता। मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसको क्या होता है, इंटरनल कोड या स्ट्रक्चर नहीं पता होता है। ध्यान इनपुट और आउटपुट पर होता है। टेस्टर ये दिखाता है कि सिस्टम क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है या नहीं। एग्जाम्पल है इसके, सपोज देयर इज अ लॉगिन पेज विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड फील्ड्स। You test whether entering valid credential lets you log in the wrong credential show an error without looking at the code। मान लीजिए एक लॉगिन पेज है, आप ये जांचते हैं कि सही यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन होता है या नहीं होता बिना कोड देखे। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज अ मेथड वेयर द टेस्टर नोज द इंटरनल लॉजिक और कोड ऑफ द एप्लीकेशन। फोकस इज ऑन कोड लॉजिक एंड इंटरनल पाथ्स। फिर है टेस्टर चेक हाउ द सिस्टम्स वर्क इंटरनली। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एक तकनीक है जिसमें टेस्टर को प्रोग्राम का इंटरनल कोड और लॉजिक पता होता है। ध्यान कोड लॉजिक और इंटरनल फ्लो पर होता है। टेस्टर ये जांचता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। इसके एग्जांपल हैं, सपोज यू आर टेस्टिंग अ फंक्शन इन द कोड दैट कैलकुलेट्स द टोटल मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। यू चेक इफ ऑल कोड पार्ट्स लूप्स एंड कंडीशंस वर्क करेक्टली। मान लीजिए आप एक कोड और एक फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं जो छात्र के लिए कुल अंक निकालता है। ठीक, आप जांचते हैं कि सभी कंडीशन और लूप सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, अगर आप कोई भी फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं और आप ये चेक करते हैं कि एक कंडीशन में आप लूप सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब कि आपको छात्र के स्टूडेंट्स के मार्क्स निकालना है, तो ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए आप एक कोड में फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं जो छात्र के कुल अंक निकालता है। आप जांचते हैं कि सभी कंडीशन और लूप सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ये आपका एग्जांपल हो गया व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का, कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तब डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो सबसे पहले इसके फीचर्स हैं, और ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब देखते हैं। नॉलेज ऑफ कोड नॉट रिक्वायर्ड रहती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, लेकिन व्हाइट बॉक्स में रिक्वायर्ड रहती है। फोकस एरिया, इसमें इनपुट और आउटपुट होता है, इसमें इंटरनल कोड लॉजिक होता है। टेस्टर रूल की बात करें तो एंड यूजर पर्सपेक्टिव होता है, इसमें डेवलपर और स्किल टेस्टर होता है। एग्जांपल इसके लॉगिन फॉर्म टेस्टिंग है, इसमें टेस्टिंग लॉजिक बिहाइंड लॉगिन। टूल्स है इसमें सिलेनियम, QTP, और इसमें JUnit, NUUnit। ठीक, नीट। कोड की जानकारी जरूरत नहीं होती, इसमें जरूरी होती है। ध्यान केंद्रित के लिए इसमें इनपुट और आउटपुट पर होता है, इसमें कोडिंग की लॉजिक पर होता है। इसमें टेस्टर की बात करें तो एंड यूजर जैसा होता है, और इसमें डेवलपर और स्किल टेस्टर होता है। उदाहरण के लिए लॉगिन फॉर्म टेस्ट करना, इसमें लॉगिन लॉजिक कोड को टेस्ट करना होता है। उपयोगी टूल्स है इसमें सिलेनियम, QTP, JUnit, NUnit।
नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला आपका, ड्रॉ ए पीआरटी चार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के विकास के लिए एक पीआरटी चार्ट बनाएं। व्हाट इज द पीआरटी चार्ट? पीआरटी प्रोग्राम एवल्यूशन रिव्यू टेक्निक इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज्ड टू शेड्यूल, ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट टास्क। पीआरटी प्रोग्राम एवल्यूशन रिव्यू तकनीक एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो कार्य को निर्धारित, संगठित और समन्वित करने में मदद करता है। ईच स्टेप इसकी कौन से होने वाला है? इन ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम डेवलपमेंट ईच स्टेप इज अ टास्क एक्टिविटी इन द पीआरटी चार्ट। इसमें सबसे पहले इसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस होना चाहिए, आवश्यकताओं को विश्लेषण करना, सिस्टम डिजाइन होना चाहिए, डाटाबेस डिजाइन होना चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, बैक एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, और 7th डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट हो गया आपका। सैंपल पीआरटी फ्लो के बारे में बात करूं तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका एक साथ रहने वाला है, जिसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, 5th, 6th और फिर 7th। ठीक, इस तरीके से होगा। अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो ये रहा, इसमें सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, और थर्ड और फोर्थ आप एक साथ यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट होगा। ये आपका पीआरटी चार्ट का एक डायग्राम हो गया। ठीक, पार्ट 1 द एंड। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2। ठीक, और बाकी ये आपका पीडीएफ होने वाला है, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप लिंक पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं। अगर उसमें भी आपको कहीं भी एरर आ रहा हो या आपके मेल पे ये डिलीवर ना हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर पार्ट 2 में। जब तक के लिए बाय।